हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो सब्जेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 मैथमेटिक्स के, वो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, n एक विषम पूर्णांक लेना है तो आपको बताना है कि n² - 1 8 से विभाजित होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है। देखिए बच्चों, विषम पूर्णांक लेना है। ठीक है, आपको पता है ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना बच्चों, वो होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हल में कैसे करेंगे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है चूँकि a का मान अगर b से बड़ा होता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर होता है BQ+R। ठीक है, और इस R का मान हमेशा B से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, A = BQ+R होता है। अब यहाँ पर विषम पूर्णांक लेना है तो हम मान लेते हैं एक पूर्णांक लेते हैं। यदि हमने B ले लिया 4, अगर आप B 4 लेंगे तो जो R का मान होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 से छोटा होगा। ठीक है, अर्थात a का मान क्या हो जाएगा, देखो b के प्लेस पे आपने 4 रख देना है यहाँ पर, और r के प्लेस पे केस बना दो। एक बार 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रखोगे, एक बार 3 रखोगे, तो ये हो जाएगा 4Q+0, यानी कि 4Q। ये हो जाएगा 4Q+1, 4Q+2 और हो जाएगा 4Q+3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है, विषम संख्या के लिए। तो विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा, केवल देखो जो 4Q है वो तो नहीं होगा, जिसमें विषम संख्या में क्या होगा, 4Q+1 विषम होगा, 4Q+3 विषम होगा। केवल कौन कौन से होंगे वो लिख देते हैं हम। जो होगा वो होगा 4Q+1, वो 4Q+3 होगा। अब आपको बताना है कि ये जो दो संख्याएं हैं वो n² - 1 8 से विभाजित होगा, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, कैसे करेंगे, दो केस लेना है। सबसे पहला वाला केस ले लेते हैं, केस 1। ठीक है, पहला वाला केस लिया है हमने। यदि क्योंकि n² - 1 है तो a बराबर हमारे पास क्या था बेटा क्वेश्चन में, 4Q+1। प्रश्न 9। अब क्या है बेटा, n² - 1 चेक करना है। ये n की जगह पर है और ये 1 है, इसको हल करते हैं। a+b का होल स्क्वायर लगा दोगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, -1। तो यहाँ से 4 चौक को 16 Q²+1, यहाँ से हट जाएगा 8 दूनी 16 Q -1 +1 -1 कैंसिल, यहाँ से बचेगा सिर्फ 16 Q²+16Q। ठीक है, आपको 16 मत देखो, 8 तो बनिस्ट है ना, 8 निकालो, 8 दूनी 16 Q², 8 दूनी 16 Q। ठीक है, अब इसका गुणज 8 है, चूंकि गुणज 8 है अर्थात यह 8 से विभाजित है कि यही तो मैं शुरू करना था, यही तो मैं सिद्ध करना था कि भैया ये 8 से विभाजित होगा। मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ। ठीक है, सही ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर, दूसरे केस में, केस 2।
यदि ए बराबर 4q+3, जैसे अभी किया ना वैसे ही करना है, ठीक है। सो देखिए क्या हो जाएगा, अब n² - 1 यानी कि 4q+3 का वर्ग माइनस के 1, इसको हल करेंगे, ए का वर्ग बी का वर्ग और फिर प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, 2ab, ठीक है। यहाँ से देखिए वर्ग होगा तो मैंने क्यूब लिख दिया यार, है ना। 16q², यहाँ से 9, 4 दूनी 8, 8 दिया 24q माइनस के 1, 16q², 8, 24q, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 24q, तो यहाँ से 8 ओवनिस्ट आ जा रहे हैं, 8 गुणा जा गया, फिर से वही लिखोगे, चूँकि 8 गुणा 6, अर्थात संख्या 8 से विभाजित है। ये गुणा 8 आ गया ना, इसी वजह से ये 8 से विभाजित है, यही आपको सिद्ध करना था। सो आप देख सकते हैं कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 तथा 432 का मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो देखिए क्या करना है, दो जो संख्या दे रखी है 960 बड़ी है 432 से, ठीक है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करते हैं, 960 को इधर रखेंगे और 432 को इस तरफ, और आपको इस तरफ क्या करना है बेटा, यहाँ पर भाग देना है, 432 भाग देना है 960 में। तो आइडिया लग रहा है कि 2 बार में ही जाएगा, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, इसमें गुणा करेंगे, 2 3 6, ठीक है, 2 चौके 8, घटा दो तो 6 बचेगा, और यहाँ से क्या जाएगा देखो 15 में से 6 गया 9, ठीक है, 96 बचेगा। तो कितनी बार भागफल गया, 2 बार, और शेषफल कितना बचा 96। हमें तब तक हल करना होता जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। दूसरे स्टेप में आ जाओ, पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में आ जाओ। अब इसको और इसको लेना है, ठीक है। आपको 96 में भाग देना है 432 में, ठीक है। 96 बोले तो एकदम 100 के आसपास है, तो आइडिया लग रहा है 4 बार में ही जाएगा। 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 नम 36, 36 और 2 38, ठीक है। घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, हासिल लगा, 12 में से 8 गया 4, 48 बचेगा। कितनी बार गया बेटा, 4 बार, और शेषफल कितना बचा 48। 0 नहीं आया, दोबारा स्टेप में आ जाओगे, 96 और इधर आ जाएगा 48। 48 को भाग देना है अब 96 में, ठीक है, 2 बार में चला जाएगा, 48 दूनी 96, शेषफल क्या आ गया 0, 2 बार गया, शेषफल 0 आ गया। तो अब आपको क्या देखना है, वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया और आपको शेषफल 0 मिला, ठीक है, वो अंतिम संख्या जिसने आपने भाग दिया था वही आपका HCF होता है, ठीक है। तो अतः HCF जो होगा 960 और 432 का, वो होगा आपका कितना 48 आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। आराम से बन गया, हर बार आता है ये क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो एलसीएम, बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ। ये ध्यान रखना, बड़ी संख्या का मतलब है एचसीएफ, छोटी संख्या का मतलब क्या है, एलसीएम। जो 438 और 600 को विभाजित करती हैं और प्रत्येक दशा में 6 शेषफल देती है, मतलब ये भी 6 शेषफल देती है और ये भी 6 शेषफल देती है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 438 छः शेषफल देती है, घटा दो 6, 606, ये भी 6 शेषफल देती है, घटा दो। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें निकालना है। तो 432 और यह आ जाएगा 600। इस संख्या का जो भी एचसीएफ आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो किसी विधि का उपयोग कर सकते हो, मैं लगा रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, 432 है, तो 432 हम यहाँ लिख रहे हैं, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, ठीक है। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 600। तो 600 को हल करेंगे, 2 तिया 00, फिर काटो, 2 एक कम 150, फिर ये काट सकते हैं, 3 पचे 15, 0, 5 एक कम 5, 0, 2 पंजे 10, 0, 5 एक कम 5, ठीक है। अब देखिए 432 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, ठीक है, 2 हमारे पास 4 बार है और 3 हमारे पास 3 बार है। फिर 600 में देखिए बेटा 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 हमारे पास 3 बार है और 5 हमारे पास 2 बार है, ठीक है। सो एचसीएफ निकालना है हमें। तो जो संख्या दोनों में वही लेते हैं, ठीक है ना, जो संख्या दोनों में है, ये दोनों में और ये दोनों में, ठीक है, तो उसकी न्यूनतम घात ली जाती है, ठीक है, उसकी न्यूनतम घात ली जाती है। तो 2 की न्यूनतम घात 3 और 5 की न्यूनतम घात 2, तो 8 गुणे 25, 25 अट्ठे 200, ठीक है, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 200 आ जाएगा, ठीक है। आ गया आपका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं द्विघात बहुपद 5y² -13y -6 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने, ठीक है। हमें दिया क्या है बेटा, हमें दिया है, देखो बहुपद को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, px, है ना। शून्य के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो बहुपद होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो 5y² -13y -6 बराबर 0, ठीक है। अब हमारा लॉजिक क्या होता है बच्चों, कि इसका गुणा इसके साथ करते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि हम लगा रहे हैं। सो देखो 5 गुणा 6, 5 छंग 30, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 30 आए, ठीक है, और घटाए तो 13 है, ठीक है, घटाए तो 13 है, गुणा करें तो 30 है। तो कुछ अजीब लग रहा है, ठीक है, गुणनखंड विधि से शायद नहीं हो पाएगा, देखते हैं करके हैं तो करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, यही पॉसिबल है। घटाने पर 13 है, ये चिन्ह आ रहा है ना यहाँ पर, घटाने का चिन्ह। आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, घटाने की जगह पर हमें प्लस होना चाहिए था, ठीक है, तो नहीं बन पा रहा है। 5 घटाने पे तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है ना,
क्योंकि गुणा करने पे 30 पे आना चाहिए, हाँ घटाने पे 5 तिया 15, 15 दूनी 30, हाँ बात बन जा रही है। देखो 15 और 2, 15 में से 2 घटाओगे 13 आ जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड करने से बात बन जाती है। अब यहाँ देखिए बच्चों, क्या संख्या थी हमारे पास 15 और 2, 15y में से आपको 2y घटाना है, ठीक है। और हमेशा ब्रैकेट लगा के मान रखना, ठीक है। माइनस अंदर गुणा कर दोगे, 15y माइनस माइनस प्लस के 2y, ठीक है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से 5y ऊपर निष्ठ आ जाएगा, y बाहर आ जाएगा, एक y बचा, 5 तिया 15, y तो ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से 2 बनिष्ठ आएगा, है ना, y बचेगा 2 तिया 6। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, यानी कि आपने ठीक किए हैं, बराबर ही आने चाहिए थे। जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे, और जो आपने गुणनखंड निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में, ठीक है। अब आपको शून्य निकालने हैं, तो एक बार क्या करेंगे बेटा, यदि y माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 तरह के क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के 3, पहला आंसर। अब इसको ले लो, यदि 5y प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2, और ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया है कि नहीं। अरे भाई ये क्या हो गया, शून्यकों के योगफल और गुणांकों की भी जांच करें। आई थिंक यही वाला होगा क्वेश्चन, है ना। इसके शून्यकों की हमें जांच करनी है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, जांच करना तो बड़ा आसान होता है। ये मेरे पास क्या है बेटा, अल्फ़ा है, ये मेरे पास बीटा है, और जांच कर लेते हैं। तो देखो शून्यकों की जांच सबसे पहले क्या था बेटा हमारे पास क्वेश्चन में, 5y² माइनस के क्या था, 13y माइनस के 6, 13y माइनस के 6, ठीक है। तो देखो बेटा ए के स्थान पर 5 है, बी के स्थान पर माइनस के 13 है, और सी के स्थान पर माइनस के 6, ठीक है। ये दिखा आपको, यहाँ से ये चीज़ हमें चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली जांच हम करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल सूत्र क्या होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। अल्फ़ा है 3, बीटा है माइनस के 2/5, ठीक है, माइनस के 2/5। बी हमारे पास कितना है बेटा, माइनस के 13, और ए का मान है 5। इधर लॉसअप आ जाएगा 5, 5 तिया 15, प्लस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो इधर भी 13/5, इधर भी 13/5। ये हमारा आंसर आ गया, दोनों तरफ बराबर है। अब हमें दूसरा निकालना है शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना है। सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है अल्फ़ा गुणा बीटा सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान हमारे पास 3 है, और बीटा का मान हमारे पास 2/5 है। सी हमारे पास माइनस के 6 है, और ए हमारे पास 5 है। ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, देखो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। जो हमने जांच की है, जांच से हमें पता लग रहा है कि जो हमने हल किया है वो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y-1 बहुपद इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। ये गुणनखंड बोल दिया है इसने इसका, तो क्या होगा देखो बेटा, चूँकि y-1 एक गुणनखंड है, ठीक है। तो क्या करना है, अतः y-1 को एक 0 मान लो, और माइनस का इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये y के रूप में है, चूँकि पी वाई हमें ये दे रखा है,
ठीक है, ये दे रखा है, इसलिए देखो y इसका एक गुणनखंड है ना, तो इसकी जगह पर जब मान रखेंगे y की जगह पर 1 रखोगे ना, तो ये बहुपद हल होके हमें क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, गुणनखंड मतलब शेषफल में 0 देते हैं, तो जहाँ जहाँ y है ना वहाँ वहाँ 1 रखो। 2 ये चीज़ 9 + 1 + k, ये 0 आ जाएगा। हल करोगे तो 9 + k = 0। आगे हल करते हैं तो 12 आ जाएगा। 12 + k = 0, तो +12 इधर आके क्या हो जाएगा, -12। आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत, तकलीफ हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें हल करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। ठीक, तो समीकरण 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। x - k y = 3 दे रखा है समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है बेटा, x + y + ये चीज़ 6 है, तो लॉस ऑफ 3 दूनी 6, यहाँ से 2x + के 3y, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछी गुणा कर देंगे। देखो, इसकी गुणा इसके साथ होगी, है ना, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही, 6 × 36 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। ठीक है, मेरा फेवरेट है विलोपन विधि, यहाँ किसी विधि का उल्लेख किया नहीं गया है तो मैं विलोपन लगा रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो विधि लगा सकते हैं। ठीक है, सो देखो, मैं x को हटाऊँ, x को हटाने के लिए इधर तो 2 है, तो मुझे इस समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या इसमें आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए और दूसरा वाला वैसे ही रहेगा। जब समान चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, घटा, -2 -3 -5 भाई -30, माइनस से माइनस घटा, 5 × 30, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, ये आपका समीकरण 1 है ना, यहाँ रख देना है। ठीक है, रख देते हैं। चूँकि x - y = 3, y का मान 6 आया है, माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 6, तो x का मान कितना आ गया बेटा, 9। यही आपको निकालना था, आराम से निकाल दिया। ठीक है, यही आपको निकालना था, आराम से मिल गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि विविक्तिकर ज्ञात करना है। ठीक, सो देखिए बच्चों, यहाँ e के स्थान पर 16 है, b के स्थान पर -8 है और c के स्थान पर 1 है। दिखा, है ना। प्रकृति के लिए विविक्तिकर d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, ये आपको निकालना है। अट्ठाईस 64 माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 16 चौके 64। ठीक है, तो d का मान क्या आ गया, 0। ठीक है, आपको पता ही होगा
चूंकि डी का मान क्या है बेटा, 0 है, अर्थात मूल वास्तविक होंगे, है ना, और समान होंगे। अगर डी का मान प्लस में आता तो मूल वास्तविक होता और मूल असमान होता, और अगर डी का मान माइनस में आता तो मूल कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ये हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आराम से हो गया। कह रहे टी के वो मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हो जाएं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखो, हमें जो बहुपद दे रखा है, बहुपद क्या है, 2y² प्लस टी माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3। ठीक है, इसमें आपको ये पी वाई के रूप में तो पी वाई बोल दो। ये हमारा बहुपद है। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, ये सी की जगह पर है। प्रश्नानुसार बराबर मूल के लिए, ठीक है, बराबर मूल के लिए क्या होता है बेटा, जो डी का मान होता है वो 0 होता है। अभी मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन में। ठीक है, डी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, b² माइनस के 4ac, ये 0 होगा। तो बी का मान क्या है बेटा, सारे मान रख दिए हमने। 4 दूनी 8 या 24, ये माइनस का इधर के प्लस का 24 हो जाएगा। सो देखिए ये हो जाएगा 4 छंग 24, टी का मान वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, 6 का वर्गमूल अंडर रूट में से, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट से। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतने और इतने हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, सब हमें क्या निकालना, 51 पदों का योगफल निकालना है ना, यानी कि H51 51 पदों का योगफल हम निकालना है। और हम ये मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सर्वांतर डी है, ये हम मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद बोले तो 14 और तीसरे पद क्रमशः A3 हमें दे रखा है 18। दूसरा पद यहाँ 2 है, यानी कि एक कम कर दो, A प्लस डी हमें 14 दे रखा है, और A प्लस यहाँ 3 है तो एक कम कर दो 2, A प्लस 2D हमें 18 दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करके A और D के मान निकालने हैं, क्योंकि 51 पदों का योगफल निकालना, n तो हमें पता है, n हमारे पास 51 है, A और D हमें नहीं पता है। हमें समीकरण 1 व 2 को हल करना पड़ेगा। ठीक है, देखो A प्लस 2D हमारे पास कितना है, 18 है, और A प्लस डी हमारे पास 14 है। समान चिन्ह है, गुणांक समान है घटाने पर। ठीक है, A से 1 घटम, 2 में से 1 डी कम हो जाएगा D, 18 में 14 गया 4, तो D का मान 4 आ जाएगा। चूँकि A प्लस डी का मान आपके पास कितना है, 14 है, तो
डी का मान 4 आया है, रख दिया, तो ए का मान 4 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा 10। ठीक है, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, अतः 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल। ठीक है, एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन हमें दे रखा है 51 बट्टे 2, ए का मान दे रखा है 10, दे नहीं रखा हमने निकाला है, एन का मान 51 माइनस 1 और डी का मान कितना है बच्चों 4। 51 बट्टे 2, 10 दूनी 20, 50 चौके 200, 51 बट्टे 2 ये आ जाएगा 220, 2 एक कम 0, तो यह आ जाएगा 11 एक कम 11, हासिल लगा 1, 11 पचे 55 और 1 56, पीछे से 1 0, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 5610 ये आ जाएगा 51 पदों का योगफल। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत, तकलीफ लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि यदि इतना इतना और इतना किसी समांतरण के 3 क्रमागत पद हैं तो के का मान क्या होगा वो आपको बताना है। आप जानते हो यदि ए बी सी तीन क्रमागत पद हों एपी के, 3 क्रमागत पद हों तो एपी में क्या होता है कि बी का दुगुना पहले और अंतिम वाले के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये जानते हैं। यहाँ ए के स्थान पर कितना है बच्चों, के है, सॉरी बी के स्थान पर के है, ए के स्थान पर 4/5 है और बी के और सी के स्थान पर 2 है। लॉशअप आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, 14/5। ठीक है, सो यहाँ पर 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, गुणे में, तो 2 सत्ते 14, तो के का मान आ जाएगा 7/5। ठीक है, के का मान कितना आ जाएगा 7/5। आगे आते हैं, त्रिकोणमिति के प्रश्न हैं। आप सब कह रहे हैं यदि कॉसेक का मान इतना हो तो कॉस और टेन का मान कितना होगा। सब ए एंगल में दे रखा है तो टेंशन मत लो। आपको पता है, आपको चाहिए होगा लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यहाँ से क्या होता है बच्चों साइन कॉस टेन, फिर होता है कॉसेक सेक कॉट, है कि नहीं, ये चीज़ पता ही होगी। हमें क्या दिया हुआ बेटा, दिया है कॉसेक ए बराबर 4/3। ठीक है, कॉसेक का मतलब क्या होता है बेटा, कर्ण बट्टे लंब। आपको ये कर्ण दे रखा है और ये लंब दे रखा है। ठीक है, उसके आधार पर आप एक चित्र बनाओगे। आपको कर्ण कितना दे रखा है बेटा, 4 दे रखा है और लंब आपको 3 दे रखा है, आपको आधार नहीं पता। ठीक है, तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों को पता होगा क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है कि नहीं। कर्ण है 4, 4 का वर्ग, आधार हमें पता नहीं है, आधार को हम x मान लेते हैं, x का वर्ग, और लंब है 3 का वर्ग, 16 x² प्लस के 9 हो जाएगा, 9 इधर के क्या हो जाएगा -9, तो x का मान यहाँ 7 आएगा, +-7, लेकिन लेंगे 7 क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो x का मान आ जाएगा √7। तो ये बेटा कर्ण है, ये मेरा लंब है और ये मेरा आधार है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। क्या निकालना है प्रश्नानुसार, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है बेटा मेरे पास √7, कर्ण है 4, फिर हमें निकालना है 10, क्या होता है लंब बट्टे आधार,
ठीक है। लंब कितना है बेटा हमारे पास, लंब है हमारे पास 3 और आधार हमारे पास है √7। ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि आपको निकालने के लिए बोला गया था। ठीक, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसके मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है बेटा 4। आपको ये चीज़ पता होगी, चूँकि करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे 60 है तो इसका मान डायरेक्टली क्या आ जाएगा 1। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 का वर्ग, और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, ऊपर 4, यहाँ से 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, 2 में से 0 गया 2, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 2। इतना आसान था, देखते ही देखते हो गया। हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके हल करके हमें 1 मिलेगा। ठीक है, आपको पता है चूँकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा होता है, जानते हो। तो ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो गया माइनस। sec स्क्वायर थीटा की जगह पे तुम sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे तुम tan थीटा रख सकते हो। और आपको ये भी पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा, तो उसकी जगह पे तुम ये रख सकते हो। ठीक है, अब देखो चूँकि क्या है ये हमारे पास सेक स्क्वायर ए -1, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर है, हल करके तुम्हें माइनस के 1 लाना है। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, थीटा की जगह पर यहाँ ए है। ठीक, और इसके जगह पे क्या आएगा, देखो अगर तुम यहाँ से माइनस का उभयनिष्ठ ले लो तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना इसके जगह पर। तो इसके जगह पर ये माइनस तुम यहाँ लगा दो तो इसके जगह पे आ जाएगा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ ए है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan ए गुणा कॉट है, क्योंकि दोनों में स्क्वायर तो टोटल का स्क्वायर लगा दो, ये जो माइनस है उसको सामने लिख दिया। और आपको पता है tan थीटा गुणा कॉट थीटा का मान कितना होता है 1, तो -1 का वर्ग ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बेटा, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना। अब इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है कि इसको हल करके एक आएगा। देखो हमें हमें हमारे पास लॉजिक क्या होता है कि जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 आता है उनमें से एक को बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 88 आएगा, इधर से पहले उनको बदलना है। तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, सो बायां पक्ष ले लो, बायां पक्ष एक बार लिख लेते हैं tan 1 tan 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या है बेटा tan 89। ठीक है, सो देखो आपको पता है जिन दो कोणों का योगफल 90 होता है उनमें से किसी एक को बदलना होता है। यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो आपको पता है यहाँ पर नेक्स्ट इससे पहला जो टर्म होगा प्रीवियस वाला वो ये चीज़ होगी, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को बदलना है कि नहीं। सो 10 90 में से हम कितना घटाएं कि एक आ जाए 89। अब इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना है, इसको वैसे का वैसे ही रखना है। ठीक है, और यहाँ 10 2 है तो ऐसे ही डॉट डॉट करके लिख दो। आपको पता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और आपको ये भी पता है कि tan थीटा गुणे कॉट थीटा का मान 1 होता है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी मैंने लिखा है। यहाँ से तो क्या आ जाएगा बेटा कॉट 89, अब tan 89 को इसके साथ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉट 2 आ जाएगा जब बदलोगे, और यहाँ सॉरी कॉट 2 नहीं, कॉट क्या आ जाएगा कॉट 88 आ जाएगा,
है ना, और इधर वाला 1088 साथ में लिख देंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मान कितना होगा बेटा 1, इसका मान कितना होगा 1, मतलब 1 गुणा 1 चलता रहेगा लास्ट तक। ठीक है, तो जितनी बार भी होगा सब एक एक आएगा, और एक को कितनी बार भी गुणा करो एक ही आता है। यही हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं कि यदि ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी 90 है। ठीक है, अब हमें दिया क्या है बेटा, दिया है साइन ए बराबर कॉस बी, और ए और बी न्यून कोण है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, और ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि साइन ए बराबर कॉस बी, ठीक है, ये साइन में है ये कॉस में, तो दोनों या तो साइन में हो, दोनों या तो कॉस में हो। तो मैं देखो बेटा साइन को लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस ए, क्या होता है साइन है, इधर बराबर है, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा 90 माइनस ए बराबर बी। तो माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस के ए, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं 3 cot a, 3 cot a बराबर ये है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। सो देखो बेटा, चूंकि 3 cot a बराबर 4, तो cot a का मान कितना होगा, 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम उपयोग कर लेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ क्या है बेटा 2 cos a प्लस साइन a, और बट्टे में क्या है बच्चों 4 cos a माइनस के साइन a। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप कहोगे सर इतना गैप क्यों कर दिया, साथ में जोड़ के क्यों नहीं लिखा तुमने। सो देखो बेटा, हमें कॉट इसका उपयोग करना है, तभी तो दे रखा है। कॉट कब होता है आपको पता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और यहाँ तो कॉट दिया ही नहीं है, तो कैसे आ जाएगा, कैसे आएगा, जब हर एक टर्म को हम किससे डिवाइड करेंगे, साइन से। अब ये काम ऊपर ही नहीं करना, ये काम अगर ऊपर करे तो नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉट, साइन साइन कैंसिल होके एक बार में जाएगा, यहाँ पर 4 cot a और यहाँ -1। अब आप कॉट की वैल्यू आराम से रख सकते हो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा 2 cot की वैल्यू कितनी थी बेटा 4/3 प्लस के 1, और यहाँ 4 cot की वैल्यू थी 4/3 -1, यह आ जाएगा 8/3 प्लस 1 16/3 माइनस के 1। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, लॉस ऑफ पावर, इधर आ जाएगा 3। ठीक है, 8 एकम 8, 3 16 माइनस के 3। ठीक है, इसके अपॉन में 3, इसके अपॉन में 3, बट्टे में था कट गया, 8 और 3 11, 16 में से 3 गया 13। सो आंसर आ जाएगा 11/13। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, कह रहे ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। आपके पास एक रेखाखंड है जिसका ए बिंदु दे रखा है -3,5 और बी बिंदु दे रखा है बेटा -4,-9। एक बिंदु पी 2,-5, इसे किस अनुपात में विभक्त करती है वो आपको बताना है। तो हम बोल देते हैं कि इसे ये m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है। आपको जो निकालना है वो m1 अनुपात m2 निकालना है। ठीक है, माना इसे m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है, आप लिख दोगे।
तो फिर क्या लिखना है बेटा यहाँ पर, विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र x के लिए ले लो, y के लिए लो, बात बन जाएगी। x के लिए क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 ये होता है। ये बेटा क्या है आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x और y। ठीक है, x का मान दे रखा है 2, m1 पता नहीं, x2 कितना है बेटा 4, m2 पता नहीं, x1 कितना है -3। नीचे क्या है m1 प्लस m2, तिरछे गुणा कर दोगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, सो ये आ जाएगा 2m1 प्लस 2m2, 4m1 -3m2। अब गुणा करो, 2m2 माइनस के इधर के 3m2 क्या हो जाएगा, प्लस के 3m2, 4m1 प्लस के 2m1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 2m1। सो ये आ जाएगा 5m2 और ये आ जाएगा 2m1। ठीक है, आगे हल करते हैं, ये चीज़ आगे इधर आके हल कर रहे हैं। सो देखो बेटा, m2 उधर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, उधर 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। बट्टे का मतलब क्या होता है, रेशियो। ठीक है, अनुपात। सो आंसर आ जाएगा 5:2 में व्यक्त करेगी। ठीक है, 5:2 में करेगी। अगर इसे y के लिए भी करते तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं, y के लिए भी करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए पी क्यू आर संरेख हैं। ठीक है, पी क्यू आर संरेख हैं तो सिद्ध करो कि 1/a प्लस 1/b। ठीक है, अगर इसे तुम हल करोगे तो तुम्हारा आंसर 1/2 आएगा, ये तुम्हें बताना है। ठीक, सो संरेख बोल रहा है। ठीक है, जब संरेख होता है ना बेटा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। सो यहाँ देखिए बेटा, ये मेरा बेटा क्या है, x1 y1, ये मेरा x2 y2 x3 y3। ठीक है, चूंकि पी क्यू आर संरेख हैं, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में है। ठीक है, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। जब एक ही रेखा पर है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना। अब सूत्र में रख दो, सूत्र आपको पता होगा बेटा, क्या होता है, 1/2 x1 से स्टार्ट होती है, x1 y2 माइनस y3। 2 बार कॉपी में लिखोगे, 1 बार पढ़ोगे, अपने आप याद हो जाता है। फिर x2 आएगा, y3 पे ख़त्म हो, y3 माइनस के y1, फिर x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सारे मान रख दो। x1 बेटा कितना है, सिद्ध करना वो चीज़ ध्यान रखना है हमें। x1 हमारे पास है a, y2 कितना है बेटा b, और y3 कितना है 2, x2 कितना है बेटा मेरे पास 0, और कुछ भी रहे इधर कोई फ़र्क नहीं है, 0 से गुणा समथिंग 0 हो जाते हैं। x3 कितना है बेटा मेरा 2, y1 है 0, और y2 कितना है बेटा b। सो ये बट्टे का इधर के गुणे में 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कुल मिला के क्या आया, अंदर गुणा करोगे तो AB माइनस के 2A, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2B। सो देखो बच्चा, AB माइनस का 2 इधर के प्लस का 2 है, इधर माइनस का 2 है 2B, 2 इधर से क्या आ गया बेटा उभयनिष्ठ, और यहाँ A प्लस B, यहाँ AB, इधर मेरे को 1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, हर एक पद में AB से भाग देने पर, हर एक पद को AB से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप खुद देखो, AB से AB कटा, एक बार A से A कटा, B से B कटा, तो ये 2 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 1/B प्लस 1/A, हैंस प्रूव्ड।
यही तुम्हें प्रूफ करना था, है ना, यही प्रूफ करना था, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं दी गई आकृति में ए पी बट्टा पी क्यू, देखो हमें क्या बोला है, ए पी बट्टा पी बी ए क्यू बट्टा क्यू सी के बराबर है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ए पी क्यू और बराबर है ए सी बी, इसके बराबर है। सिद्ध करना है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु तभी होगा जब ए बी और ए सी को हम बराबर दिखा दें, तभी ये समद्विबाहु त्रिभुज हो सकते हैं। सो देखिए उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले दिया है जो वो लिख देते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये तो। हमें दे रखा है ए पी बट्टे पी बी, बहुत ही जानदार चीज़ है ये, बट्टे ए क्यू बट्टे क्यू सी, ये दे रखा है ना। अगर ये चीज़ और ये चीज़ अनुपात बराबर होने, ठीक है, प्रमेय 6.2 के अनुसार, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये चीज़ तभी संभव है जब ये और ये भुजा पी क्यू किसके समांतर हो, बी सी के समांतर हो। और अगर ये समांतर है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि त्रिभुज छोटा वाला ए पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हमारे पास आ गई सिर्फ इससे, ठीक है। और एक चीज़ हमें क्या दे रखा है बेटा, देखिए दिया क्या है हमारे पास कि जो ए पी क्यू है कोण, वो ए सी बी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण नंबर 1 ही से मान लेते हैं, दे रखा है। अभी मैंने क्या बोला बेटा कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपस में समरूप है। अगर ये समरूप है बेटा, अगर ये समरूप है, या अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो देखो ये ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, है कि नहीं। सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये समरूप हैं, तो यहाँ से मैं अपनी सुविधा अनुसार ए पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए बी सी के बराबर हो जाएगा। अब ये भी ए पी क्यू है, ये भी ए पी क्यू है, समीकरण 1 तथा 2 से देखो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, जो ए बी सी कोण है वो बराबर हो जाएगा ए सी बी के। यही तुम चाहते थे कि ये वाला कोण बराबर हो गया, और ये जो दो कोण है वो एक ही रेखा पर बने हुए हैं। अगर संगत किसी एक रेखा पर संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजा भी बराबर होती है, और ये चीज़ तुमने कक्षा 9 में पढ़ा है। अर्थात इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, है ना, और दो भुजा बराबर है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। यही तो प्रूफ करना था, आराम से प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, एक बार दोबारा समझते हुए देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। सो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सारे ही शानदार है ना। त्रिभुज ए बी सी में बी सी ए डी पर लंब है, तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ए सी माइनस सी डी स्क्वायर के बराबर होगा। अब चित्र बना हुआ नहीं है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर ए डी लंब है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्कशन में थोड़ा सा क्या है ना, मिस्टेक्स हैं आप कह सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं बना के दिखाता हूँ। आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, कह रहे हैं बी सी पर ए डी लंब है, बी सी पर ए डी लंब है, बी सी पर ए डी लंब है। अगर ये लंब है बेटा तो यहाँ पर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा, इस तरीके से बनाना है,
ठीक है। और जैसे ही 90-90 का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, अब समझ लेना कि बेटा वहाँ पर क्या चीज़ें, वहाँ पर आपको प्रमेय लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। अब देखो ए बी स्क्वायर बोल रहे हैं, ए बी स्क्वायर यहाँ दिख रहे हैं, फिर क्या दिख रहा है बी डी स्क्वायर, बी डी कहाँ है बेटा, बी डी स्क्वायर। ठीक है। फिर दिख रहा है ए सी स्क्वायर, ए सी कहाँ है ये। ठीक है। तो पहले मैं ले लेता हूँ त्रिभुज ए डी बी में, क्योंकि 90 अंश के सामने वाला कोण क्या होता है, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है। सो देखो बेटा ए बी स्क्वायर बराबर होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के। ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए। चलो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। फिर मुझे क्या चाहिए, बी डी स्क्वायर, यहाँ से बी डी स्क्वायर आ जाएगा। फिर मुझे अब दूसरा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए डी सी में ये 90 है, इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि बच्चों ए सी स्क्वायर जो हो जाएगा वो सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, यहाँ से भी आपको ए डी मिल रहा होगा, ये प्लस का द्वारा के क्या हो जाएगा, माइनस का, ए बी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से भी आपको ए डी स्क्वायर आ रहा होगा, ए डी स्क्वायर आपको चाहिए नहीं है। ठीक है। सो यहाँ से जब हम देखेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा होगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर आ रहा है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, दोनों की तुलना कर दो, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है। ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, आ गया प्रूफ। तो लॉजिक सेम रखो, सिंपल रखो क्वेश्चंस को। ठीक है। जब भी 90-90 डिग्री आ रहा हो ना त्रिभुज में, समझ लेना कि वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा आपको। ठीक है। सो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, यदि केंद्र ओ वाले वृत्त के बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टी ए और टी पी खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि टी ए बराबर टी बी। एक्चुअली ये क्या है बेटा, ये है आपका प्रमेय 10.2। ठीक है। मैंने प्रमेय 10.2 को भी सिद्ध करना सिखा रखा है और प्रमेय 10.1 को भी सिखा रखा है। ठीक है। मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ, बाकी अलग से इस वीडियो के मैंने प्रूफ बना रखे हैं 10.1 और 10.2 का, उसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। केंद्र ओ है, एक बाह्य बिंदु लेना है टी, इससे दो स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है। जो एक का नाम टी ए है, एक का नाम टी बी है। ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, जो कि बहुत ही आसान है। टी ए बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, टी बी। तो उसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इसको मिलाना पड़ेगा और इससे इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है। और फिर इससे इसको मिलाना पड़ेगा, ये रचना आपको करनी पड़ेगी। ठीक। प्रमेय 10.1 के अनुसार यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। लगे हाथ कर ही देते हैं। त्रिभुज टी ए ओ व त्रिभुज टी बी ओ में देखो बेटा, आपका जो टी ओ है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है दोनों की। और उसी के साथ साथ कोण ए बराबर कोण बी है, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, बराबर हैं। और उसी के साथ साथ आपका ए ओ बराबर है आपका ओ बी, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं। देखो दो साथ में लगे हुए भुजा बराबर है और एक कोण बराबर 90-90 का। ठीक है। तो आर एच एस, जब भी 90 का लगता है आर एच एस लिखें, आर एच एस द्वारा। ठीक है। आर एच एस द्वारा ये जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज टी ए ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज टी बी ओ के। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो सी पी सी टी द्वारा
ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, टी ए बराबर टी बी। ये हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। और मैं 10.1 का प्रूफ देखना हो तो लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र ओ है, ठीक है, जो हमें थीटा दे रखा है बेटा, यहाँ पे जो कोण बनता है थीटा वो हमें 45 डिग्री दे रखा है, और त्रिज्या हमें दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा है बच्चों 45 बट्टे 360, पाई का मान 22 बट्टे 7, त्रिज्या है 28, आर स्क्वायर है तो 28 गुणा 28, 7 चौके 28, 5 रम 45, 5 7 35, 5 दूनी 10, 9 8 72, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो ऊपर आ गया 11 गुणा 28, 11 8 88, हासिल लगा 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 30। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा वो आपकी प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन है, इसको तो देख ही लेना है, एनसीईआरटी का है, और ये सब मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन चेक करो और इसका आंसर्स देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इतना है, इसका आयतन कितना होगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो क्या दे रखा है बेटा, हमें घन दे रखा है। घन समझते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो माना घन की भुजा, यही तो नहीं पता हमें ना, घन की भुजा कितनी है बेटा, ए सेंटीमीटर है, ये हमने अपने से मान लिया। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें दिया हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल 726। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बेटा, 6a स्क्वायर 726, काटो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6। ठीक है, सो ए स्क्वायर हमारे पास 121 है, तो ए का 121 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 11। तो उस घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है उसका आयतन। अब हम निकाल देंगे आराम से, अतः आयतन, आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि 11 गुने 11 गुने 11 3 बार, 11 गुना 11 एक कम 11, हासिल लगाए 11 दूनी 22 और 1 23, हासिल लगा 2, 11 एक कम 11 और 2 14, आंसर ये आ जाएगा 1431, 1431 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी ज़रूर लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे नंबर काटेंगे। आराम से हो गया है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहने एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, इसका आयतन इतना है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन शानदार ही होते हैं। ठीक है, बस उसको क्वेश्चन को एंजॉय कब से कर रहोगे ना, तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन शानदार लगेगा। बेलन टेढ़ा वेढ़ा क्यों हो जा रहा है भाई, सीधा बन जाओ। ये बेलन है, ठीक, सो बेटा बेलन की जो त्रिज्या है वो हम r मान लेते हैं, और बेलन की जो ऊंचाई है वो हम h मान लेते हैं। ठीक है, कह रहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल ये दे रखा है 264 मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठफल क्या होता है पता है? 2πr/h। ये आपको दे रखा है 264। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर πr/h हमें 132 दे रखा है। ठीक, और आयतन, इसका आयतन, बेलन का आयतन दे रखा है क्या? ये दे रखा है 924 मीटर क्यूब। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h। ठीक है, वो हमें दे रखा है बेटा कितना? 924। इसे मैं समीकरण नंबर 1 मानता हूँ, इसे समीकरण नंबर 2 मानता हूँ। क्योंकि अगर आपको खंबे की ऊंचाई निकालनी है, यही तो निकालना है ना। देखो कैसे निकले। अब मैं क्या करूँगा ना, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दूँगा। ऊपर वाले को ऊपर रखूँ, इसको नीचे। 924 बटा 132। पाई से पाई कटा, एच से एच कटा, एक आर बचा। तो इससे काटो, कितनी बार जाएगा? 132 भाग देना है हमें। तो ये कितनी बार जाएगा? भाग देता हूँ फटाफट साइड में। ये 924 भाग देना 132 है ना, तो 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। सेंटीमीटर नहीं, मीटर। ठीक है, यूनिट का भी ध्यान रखना है। अब हमें त्रिज्या नहीं वो निकालनी है, हमें निकालनी है ऊंचाई। हमें निकालनी है ऊंचाई। अब आर का मान बेटा क्या करो, यहाँ रख दो, क्योंकि πr/h बराबर 132। आपको h का मान निकालना है, तो पाई इधर आ जाएगा और r यहाँ आ जाएगा। पाई का मान 22/7, r का मान 7 कटा। ठीक है, अब आपका यहाँ आ गया 132/22। 2 1 कम 2 1 कम, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 11 छंग 66। h का मान 6 मीटर आ जाएगा। h का मान कितना जाएगा? 6 मीटर। बताइए बच्चों, आया कि नहीं समझ में? आसान था एकदम, है कि नहीं? आराम से हो गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत लगे, एक बार दोबारा ज़रूर देखना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही सिंपल। कह रहे अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का रानी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो आपको पता है क्वेश्चन, गड्डी, ताश की गड्डी में होते हैं 52 पत्ते, जिसमें होते हैं 2 कैटेगरी, 26 काला, 26 लाल। इनमें भी होती है 2 कैटेगरी, 13 की। हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, सो लाल रंग की रानी, रानी हर एक कैटेगरी में एक बैठी है। इस कैटेगरी में रानी कितनी है बेटा? 1 है। और इस कैटेगरी में भी रानी कितनी है? 1 है। लाल रंग की रानी, सो लाल रंग की रानी वो हो जाएगी 2। ठीक है, आपको निकालना है प्रायिकता, है कि नहीं? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, है ना बेटा? तो लाल रंग की बात कर रहे हैं हम, तो संभव परिणाम 2 हैं और कुल परिणाम कितने हैं? 52 पत्ते हैं हमारे पास। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो आंसर आ जाएगा 1/26। ये इसकी प्रायिकता होगी, है बेटा? क्वेश्चन आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छा चुना जाता है, इसके व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता क्या है? व्यंजन की बात कर रहा है, ध्यान रखना है। स्वर और व्यंजन अलग चीज़ है। सो देखो,
अक्षर जो होते हैं वो टोटल 26 होते हैं, जिनमें से स्वर होता है 5 और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 21। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है हमें। प्रायिकता किसकी निकालनी है? व्यंजन होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है बच्चों, व्यंजन के लिए बोल रहे हैं, संभव परिणाम 21 हो जाएगा, कुल परिणाम 26 हो जाएगा। आंसर एकदम आसानी के साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित माध्यिका की गणना करें। ये जो सारणी दे रखी है ना, माध्यिका की गणना करनी है। तो सबसे पहले सारणी को ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो आपको सारणी दे रखी है इसको आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। क्या? सबसे पहले चीज़ क्या देखनी माध्यिका के लिए कि जिस वर्ग अंतराल पर नज़र डालो, 10 पे ख़त्म हुआ, 10 से शुरू हुआ, 20 पे ख़त्म हुआ, 20 से शुरू हुआ। ठीक है, मतलब वर्ग अंतराल सही दे रखा है। फिर बारंबारता यानी कि एफ का कॉलम, ये बेटा मेरा क्या है, एफ का कॉलम है, सही है। अब आपको क्या बनाना है, सी एफ बनाना होता है नेक्स्ट कॉलम में। तो नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या बनाना है बेटा, सी एफ। तो सी एफ में लगे हाथ यहीं बना देता हूँ। ये प्रॉपर यहीं करके दिखाते हैं सबसे, है ना, सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल, उसके बाद एफ बारंबारता और उसके बाद संचय बारंबारता सी एफ, है ना, ये चीज़ें होती हैं। सो एक एक करके लिखते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, उसके बाद ये एफ क्या दे रखा है, 5, 15, 30, 8, 2। संचय बारंबारता पहला वाला वैसे का वैसे, 15 और 5, नीचे वाला जोड़ते रहो इसमें, 5 और 15 20, 20 और 30 और कितना हो जाएगा, 50, 50 और 8 58, 58 2 60 और इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा होगा, 60। तो जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे आता है हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, जो ये लास्ट वाला आया है ना सिग्मा एफ, इसे हम एन बोलते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, एन बट्टे 2 यानी कि 60 बट्टे 2 यानी कि 30। आपको ना 30 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना है, जस्ट ज़्यादा, 30 से पहला वाला ज़्यादा, ये है, इसे सीध में आओ। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो इसी सीध में जब जाएंगे ना तो ये वाला एफ होगा और इसके जस्ट ऊपर वाला ये आपका सी एफ होगा। ठीक है, सी एफ के कॉलम में सी एफ मिलेगा, एफ के कॉलम में एफ मिलेगा। और ये जो आपका माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30। तो अंतराल कितना है, 30, 10-10 का अंतराल है, 20 से 30, एच बराबर 10। और ये जो बेटा होता है निम्न बारंबारता, एल बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, एन बट्टे 2 पता है, सी एफ पता है, एफ पता है। अब सूत्र में आ जाऊं, चूंकि माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। सूत्र क्या होता है बेटा, एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस के सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ। ठीक है, एल का मान हमारे पास क्या है बच्चों, एल का मान हमारे पास 20, एन बट्टे का 2 30, सी एफ हमारे पास कितना है 20, एच हमारे पास 10 और फिर बट्टे में एफ, एफ हमारे पास है 30। 10 तिया 30, ऊपर 10 30 में से 20 घटाएंगे, 10 आ जाएगा, 10 बट्टे 3, लॉशोपा 60, 70 बट्टे 3, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, 0.33 चलता रहेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23.33। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्या बोला है, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो। ये जो
और माध्य ज्ञात करने की सबसे आसान विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, और इसमें तो वही लगेगा क्योंकि वर्ग अंतराल बारंबार सब छोटे छोटे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि ही लगाना बेस्ट रहेगा। जब तक ना बोले ना तो प्रत्यक्ष विधि ही लगाना, और किसी विशेष विधि का उल्लेख करे तो उसी विधि से ही करना है, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे हमें, है ना। सो देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल आएगा, फिर बारंबारता, बारंबारता f, फिर हमें x निकालना पड़ेगा और फिर हमें fx निकालना पड़ेगा, ठीक। और हम जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो विधि कौन सी है बेटा, वो विधि है प्रत्यक्ष विधि। ठीक, वर्ग अंतराल देखो बेटा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इसमें नहीं देखना होता है कि किस पे शुरू हो रहा है किस पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे आसान है क्योंकि जिस पे शुरू हो रहा है उसी से ख़त्म हो रहा है और सब में 2 2 का अंतर है, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे करना है, हमें बारंबारता 1 2 1 5 6 और 5 दे रखी है। x इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 2 का आधा 1, और सब में 2 2 का अंतर है, फिर 2 2 जोड़ते रहो, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 7 9 11। अब आपको f और x की गुणा करनी है, 1 6 5 5 कम 5 5 7 35 9 6 9 54 और 11 5 55, ठीक है। अब आपको प्रॉपर वे में जोड़ना है, सबसे पहले f को जोड़ो, 3 4 9 15 और 5 20, तो ये हो गया हमारा सिग्मा f, मतलब f का कुल योगफल। अब आपको सिग्मा एफ एक्स जोड़ना है, कितना है बेटा, पहले 55 प्लस 54 प्लस 35, ठीक है, और ऊपर कितना है 6 5 11 और 1 12, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 156, ठीक है। अब माध्य निकाल रहे हैं हम, तो सूत्र क्या है, डायरेक्ट विधि से एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, तो यह है 156 बट्टे 20, 2 1 कम 0, 2 7 14 2 8 16, 10 से भाग देंगे 7.8 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा माध्य आ गया, प्रत्यक्ष विधि से निकाला हमने, आराम से हो गया, ठीक है। अब आएंगे, अभी तक हमने छोटे मोटे क्वेश्चन किए, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने हैं, ठीक है। देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चन लिए हैं, अब इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। सो कहीं मत जाइए, एक एक करके सारा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आलेखीय विधि से हल करना है आपको, ठीक है, ग्राफ खींच के हल करना है, और ये सभी टॉपिक में मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस पहले ही करा रखे हैं, है ना, तभी मैं कहता हूँ लिंक जो मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन में उनको चेक कर लिया करूँ, और अगर आप चैनल पर शुरू से बने हुए तो आपको पता ही होगा कि ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेटा दिया है, ठीक है, जो समीकरण हमें दे रखे हैं उनको लिख देंगे। हाँ, सबसे पहला जो समीकरण दे रखा है x माइनस के 1 बराबर 1, और दूसरा में दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है। आपको पता है जो समीकरण हमें दे रखे होते हैं कम से कम हमें उन समीकरणों से 2 बिंदु निकालने होते हैं, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो हमें कम से कम हर एक समीकरण से कम 2 बिंदु निकालने हैं, ठीक है। और कोशिश करनी है कि जो x और y के निर्देशांक हमें आए वो पूर्णांक के रूप में मिले, तभी ग्राफ पेपर में हल आसानी के साथ निकल पाता है। तो देखो स्टार्ट करेंगे, हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगा 0 से करो। यदि x का मान आप 0 रखोगे तो क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर रखना है हमें 0 माइनस वाई बराबर 1, तो y का मान आ जाएगा -k1। तो जो पहला बिंदु होगा वो आएगा, पहले x आता है फिर y आता है ना, तो पहला बिंदु आपका आ जाएगा 0, -k1। फिर आप क्या रखो बेटा, यदि y बराबर 0, एक बार x को रखा 0, y रखो 0, सो देखो x का मान आपकी बार क्या आ गया 1, तो दूसरा बिंदु जो हमें मिलेगा q, वो x 1 मिला और y हमने 0 माना था, तो 2 बिंदु हमें आराम से मिल गए, ठीक है। और अगले वाले इसमें आ जो माना x बराबर 0 मानते हैं,
तो देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 0 3 वाई। तो 0 में कुछ भी संख्या याद ऐड करोगे तो वही संख्या आ जाते हैं, 3 चौके 12, तो वाई का मान आ गया 4। तो बिंदु क्या हो गया बच्चों, बिंदु हो गई आपकी 0,4, इसे आर मान लेते हैं। फिर से मानो कि बार वाई को 0 मान दिया, तो 2x 3 गुणा 0, तो यहाँ से 2x, क्योंकि 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे तो वही संख्या आती है, 2 छंग 12, तो x का मान 6 आ गया। तो बिंदु ये आ जाएगा 6,0, क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है। ठीक है, बिंदु हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है बेटा, ग्राफ खींचने के लिए पेज में ऐड कर ले रहा हूँ, ये मैंने पेज ऐड किया। ठीक है, ग्राफ खींचना, मेरे पास ग्राफ नहीं है और मेरा आंसर भी शायद सटीक नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफ पे तो मैं बना ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो आपको ज़रूर पक्का आंसर मिलेगा। ठीक है, इधर आपका x का मान प्लस में होता है, इधर आपका x का मान माइनस में होता है, इधर आपका y का मान प्लस में होता है, इधर आपका y का मान माइनस में होता है, और यहाँ आपका केंद्र होता है 0। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहला बिंदु हमारा क्या था बेटा, 0,-1 1,0, 0,-1 पहला बिंदु। ठीक है, पहला बिंदु मेरा 0 पे 1 y पे -1, ये बिंदु हो गया पी बिंदु, 0,-1। और फिर दूसरा बिंदु क्या था, 1,0, x पे 1 और y पे 0 प्लस का 1, ये मेरा दूसरा बिंदु था 1,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक लाइन खींच देनी है, सीधी रेखा जाएगी। ठीक है, और इसका नाम क्या था वो हमें लिख देना है, ये नाम था x - y बराबर क्या 1, पहली रेखा। अब दूसरी इस रेखा का समीकरण क्या था बेटा, 0,4, x पे 0 y पे 4 प्लस के, ये था मेरा r 0,4। फिर दूसरा बिंदु था 6,0, x पे 6 और y पे 0। ठीक है, एश बिंदु 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दोगे और इसका भी नाम लिख दो, क्या था ये 2x + 3y बराबर 12। अब आप देखोगे कि ये कट रहा होगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। अब मेरे पास तो ग्राफ वैसे सही बना नहीं है, अगर आप बनाओगे तो आपका प्रॉपर आ रहा होगा। तो देखना कि x में कितना चला, मान लेते हैं यहाँ x में 3 चला और y में कितना चला, 2 चला, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप देख लेना कितना आ रहा है, ये कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ के क्वेश्चनों को हल किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो चित्र बनाते हैं सबसे पहले। ठीक, एक मीनार है, ये मीनार थोड़ा बड़ा होगा, भवन थोड़ा छोटा होगा, ये भवन है, पाद बिंदु ये होता है और शिखर ये होता है। ठीक है, ये ज़मीन पे खड़े हैं, सीधे खड़े होंगे, टेढ़े मेढ़े तो होंगे नहीं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और भवन के पाद से, ये भवन का पाद है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है बेटा, वो हमारा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, ये जो मीनार है वो 60 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी, मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h मीटर होगी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, दो समकोण त्रिभुज पे बनते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों में क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में ना क्या होता है, एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ होगी, ये जो रेखा है वो दोनों त्रिभुजों में है, मान लेना ये x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, x है। बात बस, अब क्या नाम दे दो इसको, A B C D,
अब दोनों समकोण त्रिभुजों को लेके हल करो, आपको आपका आंसर मिलता रहेगा। पहले त्रिभुज ले लो, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, ये पता है और ये निकालना है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है ना, डी सी बट्टे बी सी, लंब बट्टे आधार टेन थीटा, थीटा कितना है बच्चों 60, डी सी है 60, बी सी हमने एक्स माना है, टेन 60 का मान √3, ठीक है, ये एक्स का मान आ गया, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाओ, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये निकालना है और फिलहाल ये पता है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, आगे हल कर रहे हैं, ए बी बट्टे बी सी, ठीक है, लंब बट्टे आधार, कोण के सामने वाली भुजा लंब आधार, लंब बट्टा टेन थीटा, थीटा का मान कितना है बच्चों 30 डिग्री, ए बी का मान एच, बी सी को तुमने एक्स माना है और टेन 30, 1/√3। तो देखो क्या हो जाएगा, तिरछे गुणा करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, एच ये एक्स जो बट्टे इधर आ जाएगा, x/√3, एक्स का मान रखो, एक्स का मान कितना है 60 बट्टे में √3, और यहाँ ऑलरेडी √3 है, तो 60 √3 गुणा √3 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 काटोगे तो 20 आ जाएगा। तो जो भवन की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 20 मीटर होगी, आंसर। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, और ये पहले ही मैंने करा रखा है, प्रमेय 6.1 है, ये थेल्स का प्रमेय, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले ही करा रखा है, रिपीट करके फालतू में वीडियो नहीं बनाना, लंबी हो जाएगी, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो क्या कह रही है, सिद्ध कीजिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभक्त होती हैं। मतलब अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, आपके पास एक त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा ले लोगे, ठीक है, नामकरण कर देते हैं इसका, यह है बेटा ए बी सी डी ई, यदि डी ई समांतर आपका बी सी है, इस रेखा के समांतर ये है, तो क्या होता है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी, इसको प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। और ये प्रमेय 6.1 है, थेल्स का प्रमेय, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं इसको दिखाना है कि ये 4 बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग क्या होता है, देखो बेटा, आपके पास क्या दे रखा है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए आपको दे रखा है -1, -2, बी आपको दे रखा है 1, 0, सी आपको दे रखा है -3, 0, और डी आपको दे रखा, अरे यार, सी दे रखा है आपको -1, 2। सिमेट्रिक ऑर्डर में इधर उधर कर दोगे तो नहीं बनेगा आंसर, ये दे रखा है। अगर वर्ग है, यदि ए बी सी डी वर्ग है तो, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बोला है ना, तो क्या होगा, ए बी बी सी सी डी और डी है, ये चारों की जो बीच की दूरी होगी वो बराबर होगी। साथ ही साथ इसके जो विकर्ण हैं वह विकर्ण ए सी और आपको बी डी ये भी बराबर दिखाने पड़ेंगे, तभी जाके बात बनेगी। अगर ए सी और बी डी नहीं निकालोगे तो वो अधूरा काम है। फिर तुम अगर 4 बीच की दूरी आ जाए बराबर, इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्ग है, जब तक उसके विकर्ण बराबर ना हो। चारों बीच की दूरी बराबर है तो वो समचतुर्भुज भी हो सकते हैं, वर्ग ना हो। वर्ग होने के लिए विकर्ण बराबर होना ज़रूरी है, समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अब इसमें क्या करना है, ए बी, अब आपको 6 बीच की दूरी निकालनी है, ए बी बी सी सी डी डी है, मैं एक निकालता हूँ, बाकी आप खुद चेक कर लेना, है ना, होमवर्क के तरीके से ले सकते हैं। ए बी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, सूत्र आपको बताइए, x1 - x2 का वर्ग
प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, यही सूत्र होता है ना। ए बी की कर रहा हूँ, ये x1 माइनस ये x2 का वर्ग, y1 माइनस 2 y2 0, तो माइनस माइनस एक माइनस से माइनस 2 का वर्ग 4, और ये भी 4, ठीक है। सो अंडर रूट 8 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 8। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, बी सी निकालोगे, ऐसे ही डी सी निकालोगे, और ऐसे ही ए डी निकालोगे। ये चारों के चारों अंडर रूट 8 आ रहे होंगे, ठीक है। और ऐसे ही बी डी निकालना और ए सी निकालना, वो दोनों बराबर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ए सी निकाल देता हूँ। ए सी देखो, x1 माइनस x2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y1 माइनस y2, तो ये 0 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, तो ये 16 16 का 4 आ जाएगा। ए सी भी 4 आएगा, और देखना बी डी भी 4 आएगा, ठीक है। करके देखना, ये चीज़ बराबर आएंगी, अर्थात ये क्या हो जाएंगे, एक वर्ग हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये तो भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहे, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें इतने में खरीदी, और उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें इतने में खरीदी। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत कितनी होगी, वो आपको बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत ₹X हमने मान ली, तथा एक गेंद की कीमत वो हमने ₹Y मान ली, ठीक। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7 बल्ले और 6 गेंद, एक बल्ले की कीमत ₹X है, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 7X, और 6 गेंदों की कीमत हो जाएगी 6Y, टोटल कितनी है, ₹3800। ये पहले प्रथम शर्तानुसार ये समीकरण बना। और द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या पड़ा, 3 बल्ला यानी कि 3X, 5 गेंद यानी कि 5Y, टोटल कीमत कितनी है, 1750, ठीक है। ये चीज़ बनी। अब इसको आप विलोपन विधि से हल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा धपाधप, है कि नहीं। सो देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, y को हटाना आसान होगा, या x को हटा लो। यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 7 है इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब गुणा करते हैं और हल करते हैं, देखिए क्या होगा। समीकरण 1 व 2 से 3 से गुणा करेंगे, 7 21X, 6 18Y, ठीक है। 3800 गुणा 3, तो यह आ जाएगा 114, पीछे से 2 0, फिर 3 से गुणा करोगे, 7 21 इसमें, और 5 7 35Y, और 1750 को गुणा करना है आपको 3 से, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 5250। 1750 को किससे, 3 से क्यों कर रहे हैं यार, 7 से करना है, 7 से करना है ना। यहाँ देखिए 7 5 35, हाँ 1750 का गुणा करना है 7 से, तो ज़्यादा ही आ रहा है 12250। एक बार रीचेक कर लो, 7 21 6 18, 38 गुणा 3, ठीक है, 38 गुणा 3, रीचेक, ठीक है। चलिए अब हल करेंगे, समान चिन्ह पे घटाना होता है, घटा 35 में से 17 घटाएंगे, 18 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा माइनस के, ठीक है। और 12 माइनस करना है 1 1 4, तो यह आ जाएगा माइनस के 850, माइनस से माइनस के 17 पंचे 85, तो y का मान 50 आ गया, ₹50, यानी कि
बॉल की कीमत जो होगी एक वो 50 रुपये होगी। वाई का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, ठीक है। वाई का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। 3x प्लस 5y बराबर 1750 था। 5y का मान कितना है 50, तो 3x 50 5 25, तो ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये 3x बराबर 1500 आ गया। 3 बचे 15, तो एक बैट की कीमत कितनी होगी 500 रुपये होगी, और जबकि एक गेंद की कीमत कितनी होगी 50 रुपये होगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं सिद्ध करो कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एम हो तो सिद्ध करो कि साइन थीटा ये होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अरे भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये है, एम है, ठीक है। तो आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर इधर आके प्लस में माइनस में हो जाएगा, और आपको पता है क्या होता है बेटा, ये चीज़ ऐसे ही लिखी जा सकती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये किस रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिससे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। लिख दिया। अब इसका मान तुम्हें पता है कितना दे रखा है बेटा, एम, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान एम, इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कोई दिक्कत? ये समीकरण नंबर 2 और ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए क्या करूँगा मैं, अब इन दोनों समीकरणों को हल करूँगा। क्या दे रखा है, एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/m, और एक है बेटा सेक थीटा, अरे 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 थोड़ी सी गलती हो गई है हमसे। प्लस का मान दे रखा था ना, यहाँ माइनस आएगा। प्लस वाले का मान दे रखा था एम, ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ी सी गलती, यही मुझे यहाँ माइनस होगा। इसका मान एम दे रखा है, ठीक है, ये गलती हुई थी हमसे। तो ये इसका मान एम दे रखा है, इसका मान एम नहीं, थोड़ा सा सेक थीटा प्लस इसका मान एम दे रखा है, और इसका मान 1/m आया था, ठीक है। जोड़ते हैं, जोड़ने पर ये कटा 2 सेक थीटा m प्लस 1/m, ठीक है। सिद्ध क्या करना है वो हमको पता चल जाएगा। सो देखो यहाँ से हल करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 1/m सेक थीटा आएगा, और ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। अगर सेक थीटा का मान ये है, इसका सीधा सीधा मतलब कि कॉस थीटा क्या होगा, उसको उलट दो 2m m² प्लस 1 होगा, है कि नहीं। आपको साइन थीटा चाहिए, है ना। अब देखो सारा खेल, साइन थीटा आपको चाहिए। साइन थीटा क्या होता है बेटा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा ये है, रख दूँ, क्या दिक्कत है। प्लस का 1 है, स्क्वायर कर दो यहाँ। अब थोड़ा हल करना है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब थोड़ा सा पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे। अंडर रूट है ना। यहाँ पर आ जाएगा m² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4m, बट्टे में है m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे हल करते हैं। हाँ, ये आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। m² प्लस 1 ही है ना। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
2ab माइनस के 4m। ठीक, और इधर है क्या, प्रूफ क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। नीचे वाला जो चाहिए वो तो हमें मिल जा रहा है बेटा। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लें, देख लेते हैं क्या गड़बड़ हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम, 2m अपॉन दिस। ठीक है, 2 का 4m स्क्वायर हो जाएगा। हाँ 4m स्क्वायर होगा यहाँ, देखो एम स्क्वायर था, मैं m देख रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। अब सही हो गया। हमेशा रीचेक किया करो, है ना, थोड़ी सी गलती हो जाती है फिर दिक्कत हो जाती है। मैथ में क्या है, रीचेक करते रहना है, कभी भी थोड़ा भी डाउट हो। तो देखो यहाँ से क्या बचा, m की पावर 4 प्लस 1 माइनस के 2m स्क्वायर। सो देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये है एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ ये आ जाएगी, 2 घात से 1 घात बाहर आएगी, और ये चीज़ ये आ जाएगी। यही तो हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड। ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही करा रखा है, जिसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, क्योंकि इसको करने के लिए चांदा गोला प्रकार वगैरह चाहिए, जो कि आपको दिखने को नहीं मिलेगा, और ये मैंने अलग से ही करा रखा है, और ये भी मैंने करा रखा है कुछ दिन पहले, तो जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 13.2 का क्वेश्चन है ये, आई थिंक 7वां या 8वां क्वेश्चन नंबर है। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक अगर अभी तक नहीं किए हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।